हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस नॉलेज विद आगाज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर डी बसु। किसको देखने वाले हैं? डॉक्टर डी बसु का कॉन्स्टिट्यूशन TUTION होगा यार, क्या हो रहा भाई। ठीक है, तो डॉक्टर डी बसु का भारतीय संविधान की किताब को हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये किताब आपके स्क्रीन पर आ रही होगी साइड में, है ना। तो इस किताब से हम क्या देखने वाले हैं? भारत का संविधान देखने वाले हैं। तो आइए, आज तक आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, है ना, या संविधान की अन्य अन्य किताबों को पढ़ा होगा, बट डॉक्टर डी बसु को बहुत ही कम, आई थिंक अभी तक कोई पढ़ाया ही नहीं है डॉक्टर डी बसु को, है ना। तो चलिए पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, और हो सकेगा हफ्ते में 1 से या 2 वीडियो ही मिल पाएगी, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। ठीक है, मस्त जो है आज का ये वीडियो होने वाला है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय गणतंत्र, यानी कि ये देखिए हेडिंग है ना, ये इनकी हेडिंग का तरीका होता है। ऐतिहासिक सिंहावलोकन की उपयोगिता, यानी कि ऐतिहासिक रूप से क्यों हम पढ़ें इसको, है ना, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो भारतीय गणतंत्र का संविधान राजनैतिक क्रांति का परिणाम नहीं है, यह जनता के मान्य प्रतिनिधियों के निकाय के अनुसंधान और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप जन्मा है। इस निकाय ने प्रशासन की विद्यमान, अच्छा, इस किताब को आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि आपके शब्दकोशों की जो बरसात है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। यानी कि शब्दकोश आपके बहुत अच्छे से भरने वाले हैं, खासकर यूपीएससी और यूपीपीएससी के एस्पिरेंट के लिए, यूपीपीएससी के एस्पिरेंट के लिए, यानी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए ये किताब बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। केवल जानकारी के लिए नहीं, बल्कि आपके शब्दकोश को भरने के लिए, आपके शब्दकोश को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है। मतलब इसमें शब्दों का जो चयन किया गया है ना, गजब का है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है ना, यह जनता के मान्य प्रतिनिधियों के निकाय के अनुसंधान, यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं। अनुसंधान और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप जन्मा है। इस निकाय ने प्रशासन की विद्यमान पद्धति में सुधार लाने का प्रयत्न किया। अतएव संविधान को सही रूप से समझने के लिए संवैधानिक विकास पर दृष्टिपात करना अनिवार्य हो जाता है। किस लिए हम संविधान का संवैधानिक विकास को पढ़ें? इसीलिए पढ़ें क्योंकि इसकी वजह से सुधार किया गया है। 1949 का संविधान पिछली 2 शताब्दियों के संवैधानिक दस्तावेजों से केवल एक बात में भिन्नता रखता है, वह यह है कि अन्य दस्तावेज साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा ला दी गई थी। अन्य दस्तावेज क्या हैं? साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा ला दी गई थी, किंतु गणतंत्र का संविधान लोगों ने संप्रभुत्व संपन्न, यानी कि प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा में समवेत मतलब सभी के साथ अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं बनाया है। इससे इस नए विलेख की, यानी कि अभिलेख की, ध्यान देखिए, मतलब गजब का यार यूज किया गया इसमें, है ना। ध्यान रखिएगा एक एक वर्ड का। विलेख की गरिमा और नैतिक मूल्य प्रकट होता है, और इस बात का महत्व भी स्पष्ट हो जाता है क्योंकि पहले से विद्यमान प्रणाली में कुछ नए उपबंध जोड़े गए। हमारे वर्तमान प्रयोजनों के लिए हमें 1858 से पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा पीछे मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1600, 1700, 1800 ये सब नहीं, तो हमें 1858 से ही चीज़ें मतलब मिल जाती हैं। तो इसलिए हम 1858 का शासन अधिनियम ही देखेंगे। तो इस वर्ष ब्रिटिश सम्राट, इस वर्ष का मतलब अब हम बात यहाँ पे किसकी करने लग गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1858 की। तो ये दूसरी हेडिंग हो गई है। तो 1858 का जो मतलब अधिनियम है वो किसके बारे में बात करता है? तो वही चीज़ें यहाँ पे अब दी जा रही हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, यही हेडिंग होती है। तो इस वर्ष ब्रिटिश सम्राट ने भारत की प्रभुसत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अपने में निहित कर ली थी। यानी कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी के तहत चीज़ें होती थी, अब क्या हो गया, अब मतलब एक शासन प्रशासन का जो कार्य होता था, क्रियाकलाप होता था, वो पूरा का पूरा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटेन की सरकार द्वारा सीधे शासन चलाने के लिए भारत के शासन का पहला कानून बनाया, और यह था भारत शासन अधिनियम 1858 कहना जा रहा। तो ये ध्यान रखना कि भारत के शासन का पहला कानून कब बनाया गया? 1858 का। ठीक है।
21 और 22 विक्टोरिया अध्याय नंबर 106 के तहत, है ना। अब ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस केवल इतना इम्पोर्टेंट है कि भारत के शासन का पहला कानून बनाया गया कब, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। यह अधिनियम हमारे सर्वेक्षण का प्रारंभिक स्थल है। हमारे सर्वेक्षण का मतलब है, इस राइटर की बात की जा रही है, कहने का मतलब है कि जब हम मतलब कि जो है चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं, है ना, चीज़ों से सीख रहे हैं, उसकी बात हो रही है। तो 1858 का अधिनियम ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसमें सम्राट के संपूर्ण नियंत्रण का सिद्धांत प्रमुख रूप से होता है। इसमें देश के प्रशासन में जनता का कोई स्थान नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। या ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत का शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो आप इसको क्वेश्चन बना लीजिए यहीं पर MMCQ, ठीक है। यहीं पर आप क्या बना लीजिए, MMCQ बना लीजिए। क्या बना लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा कैसे पूछा जा सकता है, भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो पहला क्या है, भारत के शासन का पहला कानून बनाया गया, ठीक है, यानी कि 1858 में भारत के शासन का पहला कानून बनाया। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। दूसरा क्या है, यह अधिनियम हमारे सर्वोच्च के प्रारंभ में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें नहीं हो जाएंगी। हाँ, इसमें क्या होता है, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 में देश के प्रशासन में जनता का कोई स्थान नहीं था। तो ये भी बात सही है। संविधान के बनने तक इस अधिनियम के पश्चात का इतिहास सम्राट के नियंत्रण के धीरे धीरे शिथिलीकरण का और उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार के उत्क्रमण का इतिहास है। तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत के शासन का पहला कानून बनाया गया और इसके बाद देश के प्रशासन में जनता का कोई हाथ नहीं था या कोई स्थान नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अधिनियम के लागू होने पर सम्राट की शक्तियों का प्रयोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द्वारा, ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये किसी जो है संविधान के किस शासन अधिनियम से संबंधित है। तो ध्यान रखिए, भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया किससे संबंधित, भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित है, जो कि 15 सदस्यों की परिषद होती थी। इसकी सहायता से, है ना, जो भारत परिषद के नाम से भी जानी जाती थी या ज्ञात थी। तो भारत परिषद किससे संबंधित है, तो भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित है। सेक्रेटरी ऑफ, कहाँ गया भाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया किससे संबंधित है, 1858 से संबंधित है। यह परिषद अनन्य रूप से इंग्लैंड के व्यक्तियों से मिलकर बनती थी, जिनमें से कुछ सम्राट द्वारा नाम निर्देशित होते थे और कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों के प्रतिनिधि होते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था वो किसके प्रति उत्तरदायी होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था, जिसको हम क्या कहते थे, भारत परिषद कहते थे, ठीक है, उसके प्रति उत्तरदायी होता था। तो ये ध्यान रखना है। और गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत का शासन करता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस समय किसके तहत जो शासन चलाया जाता था, तो गवर्नर जनरल के तहत। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल, ना कि गवर्नर। गवर्नर किसी एक क्षेत्र का होता था, गवर्नर जनरल कई क्षेत्रों का मिलाकर होता था। तो यही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जनरल का होता था प्रमुख, यानी गवर्नरों का प्रमुख क्या कहलाया, गवर्नर जनरल कहलाया, ठीक है। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सहायता से कार्य करता था। इस कार्यकारी परिषद में सरकार के उच्च अधिकारी होते थे। तो यहाँ से आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि 1858 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, है ना। तो इसमें क्या किया गया था, सबसे पहले कानून बनाया गया था और देश के प्रसार में जनता को कोई स्थान नहीं दिया गया था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के द्वारा इसका मतलब क्रियाकलाप चलाया जाता था, जिसमें कि 15 सदस्य होते थे, जो कि पूरे के पूरे ब्रिटेन से संचालित होते थे, ठीक है। बस यहाँ पर इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बढ़ते हैं, यानी कि इसके लिए मतलब दूसरे टॉपिक, मतलब दूसरे पेज पर, है ना। तो 1858 के अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई प्रणाली के मुख्य लक्षण। अब यहाँ पे फिर से देखिए वही बात आ गई, 1858 के संदर्भ में, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, या उससे क्या संबंधित है क्या संबंधित नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो पहला क्या है, यानी कि पहला प्रावधान जो किया गया था, देश का प्रशासन न केवल एक था बल्कि कठोरता से केंद्रीकृत था। तो यानी केंद्रीकरण की व्यवस्था कहाँ पर आई, 1858 में आई। राज्य क्षेत्र को प्रांतों में बांटा गया था और प्रत्येक के शीर्ष पर एक गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर था तथा उसकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद भी थी। किंतु ये प्रांतीय सरकारें भारत सरकार के अभिकरण मात्र थीं। उन्हें प्रांत के शासन से संबंधित सभी मामलों में गवर्नर जनरल के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन काम करना पड़ता था। यानी कि अब यहाँ पे बात आ रही है केंद्रीयकृत की, है ना।
देश का प्रशासन न केवल एक था बल्कि कठोरता से केंद्रीयकृत था। ये ध्यान रखना है आपको। 1858 शासन अधिनियम के तहत कार्यकारी परिषद होती थी, है ना, और ये अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये सभी काम जो है इन्हीं गवर्नर जनरल के अधीन होता था। अगला प्रावधान क्या था? कृत्यों का कोई पृथक्करण नहीं था, यानी कार्यों का कोई भी मतलब अलग अलग बंटवारा नहीं किया गया था। तो भारत के शासन के लिए सभी प्राधिकार, सिविल और सैनिक कार्यपालक और विधायी परिषद गवर्नर जनरल में निहित कर दिए गए थे, यानी गवर्नर जनरल के अंतर्गत कई शक्तियां दे दी गई थी। यानी केंद्रीकरण का मतलब सीधी सीधी बात ये आती है कि भैया किसी एक के हाथ में सभी पावर हैं उनको दे देना। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति उत्तरदायी होता था, यानी कि जो गवर्नर होता था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति उत्तरदायी होता था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उत्तरदायी होता था ब्रिटेन के पार्लियामेंट के तहत, है ना, या उसके जो है सम्राट के तहत। अगला आता है भारत के प्रशासन पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का संपूर्ण नियंत्रण होता था। भारत के प्रशासन पर किसका नियंत्रण होता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नियंत्रण होता था, ना कि गवर्नर जनरल का नियंत्रण होता था। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी होता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति उत्तरदायी होता था। इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन का या राजस्व से किसी भी प्रकार से संबंधित सभी कार्यों, संक्रियाओं और बातों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में निहित किया गया था। यानी कि भारत के शासन से संबंधित अगर बात हो या भारत के राजस्व से संबंधित अगर बात हो तो कौन देख रेख करता था? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था, है ना, यानी कि इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति अंतिम रूप से उत्तरदायी रहते हुए, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति कौन उत्तरदायी होता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उत्तरदायी होता था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति कौन उत्तरदायी होता था? तो गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की परिषद उत्तरदायी होती थी। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। वह अपने अभिकर्ता गवर्नर जनरल के माध्यम से, यानी कि कार्य को करने वाला अभिकर्ता, है ना, किसका? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अभिकर्ता कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था। तो उसी के माध्यम से क्या करता था? भारत का प्रशासन चलाता था। यानी कि पहले क्या होता था? यानी कि यहाँ पे ताज हो गया, है ना, यानी कि मुकुट, यानी कि जो मेन राजा हो गया, सम्राट हो गया, उसके नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे क्या हो गया? गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल की परिषद हो गई। तो इस तरीके से पूरा का पूरा 1858 के तहत भारत शासन चलाया जाता था, ठीक है। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या फिर अन्य ब्यौरों के बारे में। किसका नीति जो है अंतिम होता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ही वचन क्या होता था? अंतिम वचन होता था। जैसे माहिष्मति का सिंहासन, है ना, मेरा जो है वचन ही शासन है, तो वही चीज़ है। अगला है, इसके तहत और क्या किया गया था? प्रशासन का संपूर्ण तंत्र अधिकार तंत्र, जिसका भारत की जनता की राय से कोई लेना देना नहीं था, है ना, तो ये भी मतलब जानते रहिएगा। तो ये हो गया भैया 1858 तक का, मतलब तक की बातें। अब हम आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 से, है ना। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से लोक प्रतिनिधित्व के तत्व का चुटकी भर समावेश किया गया था, है ना, यानी कि लोक प्रतिनिधि यानी कि जनता की भागीदारी को थोड़ा सा मिलाया गया, यानी कि थोड़ा सा मतलब हिस्सा दे दिया गया, भैया आओ तुम भी मजा ले लो, या फिर ऐसा हम नहीं कह सकते हैं फिलहाल के लिए। हाँ, इतना कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी सी जो है अहमियत जताई गई थी यहाँ पर जनता के प्रति। तो 1861 का अधिनियम देख लेते हैं। इसमें यह उपबंध किया गया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो अभी तक अनन्य रूप से अधिकारियों से मिलकर बनती थी, उस समय जब परिषद विधान परिषद के रूप में विधायी कार्य करेगी, कुछ गैर सरकारी सदस्य भी सम्मिलित किए जाएंगे। यह विधान परिषद किसी भी प्रकार से ना तो लोक प्रतिनिधि थी और ना ही इसमें विचार विमर्श होता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1861 परिषद अधिनियम के तहत कौन सा कानून था या कौन सा कानून नहीं था। तो यह विधान परिषद किसी भी प्रकार से ना तो लोक प्रतिनिधि थी और ना ही इसमें कोई विचार विमर्श होता था, ये ध्यान रखिएगा। सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जाते थे और उनका कार्य गवर्नर जनरल द्वारा उनके समक्ष रखे गए विधायी प्रस्तावों पर विचार करने तक ही सीमित था। वह प्राधिकारियों के प्रशासनिक कृत्यों या उनके आचरण की किसी भी रीति में आलोचना नहीं कर सकती थी। ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, मतलब दबाव में हो रही हैं, प्रेशर में हो रही हैं। जो ऊपर से आर्डर आएगा वही काम करना होगा। विधान के बारे में भी प्रभावित शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास ही थीं, जैसे कि कुछ विषयों के संबंध में विधेयक को पूर्वानुमोदन प्रदान करना, जिसके बिना विधान परिषद में उसे विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी विधेयक आ रहा है, कोई भी नियम कायदा कानून आ रहा है, तो वह कौन करेगा, मतलब उसका अनुमोदन तो गवर्नर जनरल करेगा। दूसरा क्या हो गया, विधेयक पारित किए गए उन्हें वीटो करना या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करना, ये भी उसी का होता था, मतलब राइट अधिकार। अध्यादेश द्वारा विधायन, अध्यादेश का प्राधिकार विधान परिषद द्वारा बनाए गए अधिनियमों का समान था, अधिनियम के समान होता था। यानी कि विधान परिषद द्वारा बनाए गए जो अधिनियम होते थे तो वह जो है अध्यादेश के थ्रू ही चीज़ें लाई जाती थी। तो अध्यादेश इक्वल टू अधिनियम, इस तरीके से मतलब मान्यता प्राप्त कर दी गई थी।
उसके बाद क्या किया जाता था, 1861 के अधिनियम में इसी प्रकार के उपबंध प्रांतों में विधान परिषदों के लिए भी थे। यानी कि 1861 के अधिनियम में ही यह बातें की गई थी कि भैया जो प्रांत हैं वहाँ पर भी ऐसे ही विधान और नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे। किंतु इन प्रांतीय परिषदों में कुछ मामलों की बाबत विधान प्रारंभ करने के लिए भी गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। अब केवल प्रांतों में ही नहीं, उप प्रांतों में भी ये बातें लागू कर दी गई थी कि भैया उसकी ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यानी कि गवर्नर जनरल का अनुमोदन। अब बात आ जाती है किसकी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन भारत शासन अधिनियम 1919 की, है ना। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात कर लेते हैं। भारत के संवैधानिक विकास में इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी कारण आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1919 अधिनियम पारित किया गया। वास्तव में यह संशोधनकारी अधिनियम था, किंतु संशोधनों द्वारा विद्यमान पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। मार्ले मिंटो सुधार यानी कि मोर्ले मिंटो सुधार से भारत के राष्ट्रवादियों की आकांक्षाओं की तुष्टि नहीं हो सकी थी, क्योंकि यह उद्देश्य नहीं था इन सुधारों से देश के शासन में संसदीय पद्धति स्थापित की जाए और सभी प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय कार्यपालिका के हाथ में था, जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। अब इस समय की जो बातें हो रही हैं ये ध्यान रखना है कि इस समय क्या हो रहा था, जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। कौन? कार्यपालिका, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, अभी तक नरम लोगों के नियंत्रण में थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह अधिक सक्रिय हो गई। उसने स्वराज्य का अभियान प्रारंभ किया, जिसे होम रूल आंदोलन कहा गया। इस लोकप्रिय मांग के उत्तर में ब्रिटिश सरकार ने 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा कर दिया, हिज मैजेस्टी की स्वीकार की नीति यह है। हिज मैजेस्टी की स्वीकार नीति यह है, क्या है कि प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को आधिकारिक सम्मिलित किया जाए। ये बात देख रहे हैं, यानी कि प्रत्येक मतलब शासन प्रशासन में क्या होगा, अब भारतीयों को शामिल किया जाएगा। धीरे धीरे स्वतंत्र संस्थाओं का विकास किया जाए, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के अविभाज्य भाग के रूप में ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके। तो ये बात कहाँ आई सबसे पहले? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में आया कि भाई भारतीयों को भी शामिल किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन यही सत्य है कि भारतीयों को शामिल करने की पहली बार बात की जा रही है। भारत के लिए तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री E.S. मॉन्टेग्यू और गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड को उक्त नीति के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव बनाने का कार्य सौंपा गया। कौन सी नीति? यही जो ऊपर की नीति बताई जा रही है कि भैया भारतीयों को शामिल करो, ठीक है, सौंपा गया। और भारत शासन अधिनियम 1919 में उनकी सिफारिशों को एक विधिक रूप में प्रदान किया गया, ठीक है। अब आइए ध्यान लेते हैं कि भैया 1919 का जो अधिनियम था उसके द्वारा कौन कौन से चीज़ें लाई गई थी, क्या क्या नियम था इसके तहत। भारत शासन अधिनियम 1900 द्वारा अपनाई गई प्रणाली के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है कि भाई प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आ गई, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयत्न किया गया, साथ ही इस बात का ध्यान रखा गया। अब देखिए 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो द्वैध प्रशासन का कथन सत्य है। द्वैध प्रशासन आया था, कब आया था? 1919 में आया था। कौन कौन लाए थे? तो चेम्सफोर्ड भाई साहब लाए थे, और ये कौन लाया था? गवर्नर जनरल, एक क्या नाम था यार भाई, लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? श्री E.S. मॉन्टेग्यू। तो मॉन्टेग्यू कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या था? गवर्नर जनरल था। इसी के शासनकाल में द्वैध प्रशासन व्यवस्था लाई गई थी। साथ ही इस बात का ध्यान रखा गया कि प्रांतों के प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल के माध्यम से उत्तरदायी कम ना हो, यानी कि गवर्नर जनरल का जो काम है उसको कम नहीं किया गया। इसके लिए द्वैध शासन या द्विशासन, द्वैध शासन का मतलब होता है भैया दो शासन, है ना। द्वैध का मतलब दो शासन या द्विशासन पद्धति या सहारा लिया गया। प्रशासन के विषयों को अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा दो प्रवर्गों में बांटा गया। प्रवर्ग देखा ना, गजब का मतलब वही शब्द आ रहे हैं। प्रवर्ग मतलब वही वर्ग। तो दो वर्गों में बांटा गया, केंद्रीय और प्रांतीय। द्वैध शासन का मतलब क्या हुआ? एक केंद्र होगा और एक क्या होगा? एक प्रांत होगा, है ना। इस तरीके से केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, अंतरित और आरक्षित। तो दो विषय भी बांटे गए। अच्छा, पहले क्या हुआ था? यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय इस तरीके से बांटा गया। केंद्रीय विषय वे थे जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में अनन्य रूप से रखे गए थे। प्रांतीय विषय के दो भागों में बांटा गया, यानी कि प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांटा गया, एक अंतरित और एक आरक्षित।
प्रांतों को सौंपे गए विषयों में से अंतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल विधान परिषद को उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। जो आंतरिक विषय होते थे वो कौन कर रहा था? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कर रही थी। विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बढ़ाकर 70% कर दिया गया। इस प्रकार उत्तरदायी सरकार की नींव अंतरित विषयों के संकीर्ण क्षेत्र में डाली गई थी। आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, यहाँ पे द्वैध शासन देखना है, प्रांतीय केंद्रीय शासन देखना है ना। इस तरीके से मतलब बांटा गया था। अंतरित और आरक्षित जो है भाग देखने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय और प्रांतीय और द्वैध शासन, इतना ही आपको ध्यान रखना 1919 वाला, ठीक है। आगे हम चलते हैं। दूसरी ओर आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाना था। इसमें विधानमंडल के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं था। अब अगला मतलब स्टेटमेंट आता है या अगला कानून आता है, मतलब उसी के तहत क्या नियम दूसरा था, यानी पहला नियम ये हो गया। अब दूसरा नियम क्या है? प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण का शिथिलीकरण। जैसा कि ऊपर कहा गया कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अधीन बनाए गए नियमों ने उन्हें न्यायगमन नियम कहा जाता था। प्रशासन के विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन किया, केंद्रीय और प्रांतीय। तो केंद्रीय और प्रांतीय इस तरीके से जो है विभाजन किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, ठीक है। चेम्सफोर्ड और ये मॉन्टेग्यू, ये 2 लोगों के शासनकाल में किया गया, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय महत्व, अखिल भारतीय महत्व मतलब पूरे भारत में की महत्व के विषयों को केंद्रीय प्रवर्ग में रखा गया था। यानी कि पूरे भारत के लिए जो मतलब ब्रिटिश भारत होता था उसके विषयों को केंद्रीय प्रवर्ग में रखा गया। और प्राथमिक रूप से प्रांतों के प्रशासन से संबंधित विषयों को प्रांतीय, यानी कि प्रांत से संबंधित जो क्षेत्रीय बातें हो रही थी वो प्रांतीय वर्गीकरण में रखा गया। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रांतों पर पूर्ववर्ती केंद्रीय नियंत्रण प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय विषयों में शिथिल हो गया। शिथिल मतलब ढीला पड़ गया भाई, कमजोर हो गया, है ना। राजस्व के स्रोतों का भी 2 प्रवर्गों में विभाजन किया गया। राजस्व हो गया, यानी कि राजस्व यानी टैक्स वैक्स वाली जो व्यवस्था होती थी उसको भी 2 स्रोतों में मतलब उसके स्रोतों को भी 2 भागों में बांटा गया, जिससे प्रांत अपने द्वारा संग्रहित राजस्व की सहायता से अपना प्रशासन चला सकें। इस प्रयोजन के लिए प्रांतीय बजट को भारत सरकार के बजट से अलग किया गया। यानी कि प्रांतीय बजट अलग हुआ और भारत का बजट अलग हुआ। अब यही सारी चीज़ें देखेंगे आपके आज के संविधान में चीज़ें मिलती हैं। राज्य का बजट आता है और एक भारत का बजट आता है ना। तो यही लिए 1858 से हमको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऊपर, जैसा कि लेखक के द्वारा बताया गया। तो प्रांतीय बजट अलग हो गया और भारत का बजट अलग हो गया, है ना। और प्रांतीय विधानमंडल को यह शक्ति दी गई कि वह अपना बजट प्रस्तुत कर सके और प्रांत के राजस्व के स्रोतों से संबंधित अपने कर आरोपित कर सके। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। प्रांतों को शक्तियों के न्यायगमन को परिसंघ में शक्ति का वितरण समझना भूल होगी। 1919 के अधिनियम के अधीन प्रांतों को शक्ति केंद्र से प्रत्यायोजित होती थी। 1919 के तहत क्या होता था? अधिनियम के अधीन प्रांतों को शक्ति केंद्र से प्रत्यायोजित होती थी। कहने का मतलब केंद्र से शक्ति मिलती थी, है ना। केंद्रीय विधानमंडल को संपूर्ण भारत के लिए किसी भी विषय से संबंधित विधान बनाने की शक्ति थी। केंद्रीय विधानमंडल की इस परम शक्ति के अधीन रहते हुए विधानमंडल को देश में उस प्रांत को गठित करने वाले राज्य क्षेत्रों की शक्ति और सुशासन के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई थी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 1919 के संदर्भ में कौन कौन सा कदम सकते हैं। आप लोग नोट्स कैसे बनाएंगे मैं ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि ऊपर आप हेडिंग बना दीजिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919, उसके बाद पॉइंट वाइज लिखिएगा कि ये कथन हुआ, मतलब ये फिर दूसरा हुआ, फिर ये तीसरा हुआ, फिर ये चौथा हुआ। इस तरीके से लिखिएगा, है ना। क्या क्या चीज़ें आई इसके तहत, है ना। और मतलब बजट आया, उसके बाद वर्ग आया, प्रांत आया, क्षेत्र आया, है ना। ये तरीके मतलब क्षेत्रों को बांटा गया, विषयों को बांटा गया, द्वैध शासन आया, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आप ऐसे कर लीजिएगा तो इससे आसान हो जाएगा। ये फिर इतना मतलब कहानी फिर आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगला है प्रांतीय विधान पर गवर्नर जनरल के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए यह अधिकथित किया गया कि कोई भी प्रांतीय विधेयक चाहे उसे गवर्नर की अनुमति मिले हो तो भी तब तक विधि नहीं बनेगा जब तक कि उसे गवर्नर जनरल की अनुमति ना मिल जाए। ये ध्यान रखना है। गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना कोई भी विधि मतलब नहीं बन सकती है। इसी उद्देश्य से गवर्नर को यह शक्ति दी गई कि वह उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित विधेयक को गवर्नर जनरल के विचार के लिए आरक्षित कर सके। ठीक है, गवर्नर यहाँ पर देखिए बात आ रही है और यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात आ रही है। तो गवर्नर को यह शक्ति दी गई कि वह इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट विषयों से संबंधित विधेयक को क्या करे, गवर्नर जनरल के लिए उस चीज़ को आरक्षित रखे, यानी कि बचा कर रखे, उसके पास भेजना ना है, तब जाकर उसकी अनुमति मिलेगी।
ठप्पा लगाएगा भैया कानून बनाना है कि नहीं बनाना है। तो अगला नियम क्या है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधानमंडल को और अधिक प्रतिनिधिक बनाया गया। केंद्र में उत्तरदायित्व को स्थान नहीं दिया गया, सब परिषद उत्तरदायित्व का स्थान नहीं दिया गया था, ध्यान रखिएगा। सब परिषद गवर्नर जनरल भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से ब्रिटिश संसद का उत्तरदायी बना रहा। फिर भी भारतीय विधानमंडल को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधिक बनाया गया। और पहली बार विधानमंडल, पहली बार, ये जो पहली बार, अंतिम बार, विशेष बार, ये वाली अगर चीज़ें आती हैं उसको गोला एकदम करके एकदम याद कर लिया करिए। पहली बार अगर जो बात हो रही है तो उसको ध्यान रखिएगा। पहली बार विधानमंडल द्विसदनीय किया गया। भारत शासन अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था आई, ध्यान रखिएगा। उच्चतर सदन जिसे उच्चतर सदन जिसे राज्य परिषद का नाम दिया गया, 60 सदस्यों से मिलकर बनती थी, जिनमें से 34 निर्वाचित होते थे। निचले सदन में जिसे विधानसभा का नाम दिया गया, एक क्या आया, कहाँ गया, राज्य परिषद। अब देखिए द्विसदनीय व्यवस्था में आई तो एक को कहा गया राज्य परिषद, दूसरे को कहा गया विधान परिषद। यानी कि वही जैसे आप आपका आज कहते हैं विधान परिषद और विधानसभा, तो ये बात कहाँ से आ रही है, भारत शासन अधिनियम 1919 से आ रही है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उस समय जो विधान परिषद होती थी उसमें कितने लोग होते थे, 60 लोग होते थे, और उसमें से 34 लोग निर्वाचित होते थे। विधान परिषद मतलब राज्य परिषद, यहाँ पे राज्य परिषद है, और आज हम क्या देख रहे हैं, विधान परिषद देख रहे हैं। विधानसभा तो पहले भी थी और आज भी है। तो विधानसभा में कितने लोग होते थे, 144 सदस्य होते थे, है ना, जिनमें 104 क्या होते थे, निर्वाचित होते थे। दोनों सदनों की शक्तियाँ समान होती थी, किंतु प्रदाय के लिए मतदान की शक्ति अनन्य रूप से विधानसभा को दी गई थी। यानी कि भैया ये विधानसभा क्या है, मतलब कि जनता से डायरेक्ट जो है मिली हुई रहती थी, यानी जनता का डायरेक्ट प्रतिनिधि होता था। निर्वाचन मंडल जाति और प्रभाग के आधार पर बनाया गया था। इस प्रकार मोर्लेमेंटो युक्ति को आगे बढ़ाया। केंद्रीय विधानमंडल की बाबत गवर्नर जनरल की अध्यारोही शक्तियों को निम्नलिखित रूप में बनाए रखा गया। यानी गवर्नर जनरल जो होता था उसकी शक्ति को पहले की तरह बनाया गया। कैसे बनाया गया, कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी प्रमुख अनुमति आवश्यक थी। यानी भैया तुम लोग कुछ भी कर लो, यानी कि विधान परिषद विधानसभा कुछ भी कर लो, लेकिन अंतिम ठप्पा कौन लगाएगा, गवर्नर जनरल लगाएगा। उसे भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए रखा जाने की शक्ति दी गई थी, है ना। तो विधानसभा विधान परिषद से ऊपर कौन होता था, गवर्नर जनरल होता था। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए, पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे। ऐसे प्रमाणित करने पर उसका इस प्रकार प्रभाव होगा मानो विधानमंडल द्वारा पारित या प्रदत्त है। अगला क्या था, वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। तो ये यानी कि पूरा का पूरा राज्यपाल होता था, है ना। जो गवर्नर जनरल होता था क्या होता था, पूरा राज्यपाल होता था। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, 1919 के सुधार भारत की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सके और महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर असहयोग के माध्यम से स्वराज्य प्राप्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1919 के पद्धति की मुख्य कमियां क्या थी। अब अगर आपको मेन में जिससे बातें अगर लिखनी पड़ जा रही हैं तो आप कैसे लिखेंगे, तो 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख कमियाँ कौन कौन सी हैं, या उसका आलोचनात्मक या समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना भाई, ये मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए, या भारत शासन अधिनियम 1919 पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर एक तो हो गया, अभी ऊपर की बातें आप बता देंगे। अब इसके बाद कमियाँ कौन कौन से बताएंगे। समालोचनात्मक मतलब होता है उसकी अच्छाई भी बताइए, उसकी बुराई भी बताइए, और कुछ चीज़ों का मतलब बिन मांगा सुझाव भी आप दे दीजिए कि भैया इसमें ये चीज़ें कर देनी चाहिए थी अंत में, है ना। तो वहाँ पे आप यहाँ से जो चीज़ें होने वाली हैं वो क्या है, मेंस का लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ऊपर का भी मेंस का ही था, बट ये चीज़ें जो है ऐसे पूछी जा सकती हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, प्रांतों में पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करने के बाद भी संरचना एकीकृत और केंद्रीकृत बनी रही। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि भाई प्रांतों को शक्तियाँ तो दी गई, यानी कि विधानसभा विधान परिषद प्रांत और ये सारे विषय उसे तो बांटे गए, लेकिन क्या हुआ, इनडायरेक्टली क्या हुआ, केंद्रीकृत वाली ही व्यवस्था थी। कैसे केंद्रीकृत वाली व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ पे गवर्नर जनरल क्या हो जाता था, प्रमुख हो जाता था। क्यों प्रमुख हो जाता था, क्योंकि उसको अंतिम विधि बनाने का ठप्पा लगाना होता था, यानी कि अनुमोदन करना होता था, या सरकार को जो है सरकार का ठप्पा लगाने के लिए उसको आरक्षित करना होता था, यानी सम्राट के लिए उस नियम कायदे कानून या विधेयक को आरक्षित करने का अधिकार दिया गया था। तो इसलिए यह क्या हो गया, एकीकृत या केंद्रीकृत बना रहा पहले की तरह ही। सपरिषद गवर्नर जनरल इस संपूर्ण वैधानिक रचना का आधार स्तंभ था। सपरिषद गवर्नर जनरल के माध्यम से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अंतिम रूप से पार्लियामेंट भारत की शांति व्यवस्था और सुशासन का उत्तरदायी निभाती थी। कोई विषय केंद्रीकृत है या प्रांतीय या निर्णय करने का अधिकार गवर्नर जनरल को
था, न्यायालय को नहीं था। प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर जनरल के पूर्व मंजूरी के बिना अनेक विषयों से संबंधित विधेयकों पर विचार नहीं कर सकते थे। यानी कुल मिलाकर वही मैंने जो बताया कि भैया विधानसभा विधान परिषद जो बनी थी, यानी कि राज्य परिषद कहिए या विधानसभा कहिए, ये राज्य परिषद को जो कहा गया था उसको हम क्या कह सकते हैं, विधान परिषद कह सकते हैं, क्योंकि राज्य परिषद ही जाके बाद में विधान परिषद बनी थी, तो विधान परिषद हो गया और विधानसभा हो गया। तो विधानसभा और राज्य परिषद या विधान परिषद या विधानसभा तो होते थे, बट जो होते थे वह जो है कुछ बहुत ज़्यादा तरीके से क्या होते थे, संप्रभु नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि गवर्नर जनरल को ये शक्ति दी गई थी कि भैया तुम कुछ किसी भी कानून को अपने पास रख सकते हो और सम्राट के लिए आरक्षित कर सकते हो, ठप्पा लगाने के लिए या अंतिम जो है विचार देने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई केंद्रीयकृत वाली व्यवस्था अभी भी जिंदा थी। अगला क्या मतलब कमी थी, प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली से सबसे अधिक असंतोष हुआ, यानी कि ये दोहरा जो मतलब प्रशासन हो रहा था उससे सबसे ज़्यादा असंतोष पैदा हुआ। गवर्नर जनरल के अध्यारोही वित्तीय शक्तियाँ थीं और विधानमंडल में शासकीय मत उसके नियंत्रण में थी। इसलिए उनके माध्यम से गवर्नर मंत्रिमंडल की नीति को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करता था। व्यवहार में शायद ही कोई महत्व का प्रश्न ऐसा उत्पन्न होता हो जो एक या अधिक आरक्षित विभागों को प्रभावित ना करता हो। प्रशासन को ऐसे खंडों में बांटना कि हवा भी इधर से उधर ना जा सके, यानी कि प्रशासन को भी ऐसे खंडों में बांटा गया था, जो भी आपने देखा ना कि ऊपर वही प्रांत बांटे गए थे और उन प्रांतों में अलग अलग जो है क्षेत्र और विषय दिए गए थे, प्रदान किए गए थे, तो उनको ऐसे बांट दिया गया था कि इधर का ना उधर, उधर का ना इधर हो सके। निसंदेह यह अव्यवहारिकता भारत के दृष्टिकोण से प्रणाली का मुख्य दोष धन पर नियंत्रण करना था, यानी कि जो धन है, राजस्व है, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। वित्त आरक्षित विषय था और इसलिए कार्यकारी परिषद के सदस्य के प्रभार में रखा जाता था, मंत्री के नहीं। यानी कि जो कार्यकारी परिषद होता था उसके जो है अंडर में चीज़ें रखी जाती थी, ना कि मंत्री के। और जो मंत्री होता था वही क्या होता था, भारत का जो है प्रतिनिधित्व होता था। तो जो परिषद होती थी वह जो है ब्रिटेन का जो है प्रतिनिधित्व करती थी, यानी कि उसके जो सदस्य होते थे। तो यही मतलब यही द्वैध शासन होता था ना भाई। इसमें जो डबल तरीके से जो खेला जा रहा था, यानी कि पैसे के ऊपर प्रभुत्व किसका, ब्रिटेन का, और प्रशासन का प्रभुत्व किसके ऊपर, जो है भारतीयों का, वो भी लेकिन इनडायरेक्टली किसके तहत होता था, गवर्नर जनरल के तहत होता था। तो केवल एक मतलब जिसे क्या कहते हैं, मतलब एक दिखावा था बस केवल कि भाई हाँ भारतीयों को इसमें चीज़ें दी गई हैं, मान्यताएं दी गई हैं या शासन प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। तो बस एक केवल ये दिखावा था, अदरवाइज चीज़ें पूरा का पूरा रेगुलेट हो रहे थे ब्रिटेन और उसके परिषद और उसके गवर्नर जनरल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना। तो किसी भी मंत्री के लिए कोई भी प्रगतिशील काम करना धन के बिना संभव नहीं होता था। और इसके साथ ही यह तथ्य भी था कि भारतीय सिविल सेवा के सदस्य जिनके माध्यम से मंत्रियों को अपनी नीतियां लागू करनी थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भर्ती किए जाते थे। ये भी देख लीजिए, यानी कि भैया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हर जगह आ रहा है कूद फान के, है ना, और उसी के प्रति उत्तरदायी रहते थे, मंत्री के प्रति नहीं होते थे। इन सब के ऊपर गवर्नर की अध्यारोही शक्ति होती थी। गवर्नर अंतरित विषयों की बाबत संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करता था। प्रांतीय विधानमंडलों के प्रतिनिधियों की सामूहिक उत्तरदायित्व की कोई व्यवस्था नहीं थी। मंत्री व्यक्तिशः नियुक्त किए जाते थे, गवर्नर के सलाह के रूप में कार्य करते थे और वे कार्यकारी परिषद के सदस्य से केवल इस बात से भिन्न थे कि वह गैर सरकारी थे, है ना। क्या थे वे, गैर सरकारी थे। गैर सरकारी का मतलब वो सरकार के अंतर्गत नहीं आते थे, वो मतलब शासन के अंतर्गत आते थे। मंत्री होते थे, हर साल बदल जाते थे, चुनाव होता था, है ना, ये सारी चीज़ें। वही वो कह रहा है कि गैर सरकारी थे। गवर्नर को यह शक्ति थी कि वह मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करे या ना करे। ये देख लीजिए यहाँ पे, है ना, गवर्नर को यह शक्ति थी कि वह मंत्रियों के अनुसार कार्य करे या मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करे या ना करे, उसकी अपनी मनमर्जी होती थी। तो बस केवल एक मंत्रियों को दिखावा था। विधानसभा और विधान परिषद या राज्य परिषद या विधानसभा एक दिखावा मात्र ही था। वह विधानमंडल द्वारा, हाँ, यहाँ से हम ये मतलब जान सकते हैं, मतलब भारतीय शासन का जो मतलब भारतीय संविधान का जो विकास हुआ यहाँ से अभिप्रेरित है, यहाँ से चीज़ें को लिया गया है ना, ये ध्यान रखना है हमें। वह विधानमंडल द्वारा इनकार किए गए अनुदान को या उसके नामंजूर किए गए विधेयक को प्रमाणित कर सकता था, यदि वह समझता था कि किसी आरक्षित विषय से संबंधित उसके उत्तरदायित्व के सम्यक निर्वहन के लिए वह आवश्यक है। तो मतलब कुछ मान्यता ही नहीं थी, मतलब कुछ उसका रिलेवेंसी ही नहीं था मंत्रियों की। इसलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि प्रांतीय क्षेत्र के एक भाग पर मंत्रिमंडल शासन का प्रारंभ कोई प्रभाव नहीं डाल सका और भारतीय आकांक्षाओं की इसे संतुष्टि नहीं हुई। सुधार की लगातार मांग और असहयोग आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक कानून आयोग नियुक्त किया
जैसा कि भारत शासन अधिनियम 1919 की धारा 84 में उपबंधित किया गया था। इस आयोग को अधिनियम के कार्यकरण की जांच करके किस अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत, ठीक है, अपना प्रतिवेदन देना था। 1929 में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया कि भारतीय राजनैतिक विकास का उद्देश्य डोमेनियन परिस्थिति है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? साइमन आयोग की बात हो रही है। साइमन आयोग इन्हीं सब चीज़ों की जांच करने के लिए आया था। आयोग जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, 1930 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन दिया। इस प्रतिवेदन पर एक गोलमेज परिषद में विचार किया गया। गोलमेज का मतलब एक गोला सा मेज होता था, उसी पे विचार किया गया, है ना, जिसमें ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश भारत के और देसी रियासत के शासकों के प्रतिनिधि थे, क्योंकि स्कीम में एक परिसंघ बनाकर देसी रियासतों को शेष भारत को जोड़ना था। इस सम्मेलन की परिणति पर तैयार किए गए एक श्वेत पत्र की ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक संयुक्त प्रवर समिति, ध्यान रखिएगा, प्रवर समिति द्वारा परीक्षा की गई और प्रवर समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत शासन विधेयक का प्रारूप तैयार करके उसे कुछ संशोधनों के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में पारित किया गया। यानी कि यहाँ पे अब बात आ रही भारत शासन अधिनियम 1935 का। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, इसकी बात कर लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई प्रणाली के मुख्य लक्षणों का विश्लेषण करने के पहले यह बताना उचित होगा कि इस अधिनियम ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य को और अधिक बढ़ा दिया था। यानी कि ये जो बात हो रही है, ये अब क्या कर रहा है, दोनों के बीच यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा 4/8/1932 को दिए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर प्रत्येक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक निर्वाचन मंडल हिंदू का अलग और मुस्लिम का अलग, इस प्रकार से, है ना। इसका आधार यह बताया गया कि दो मुख्य संप्रदाय सहमत नहीं हो सके हैं। इसके आगे दोनों धार्मिक समुदायों के बीच करार मतलब वही संधि, है ना, संधि समझौता, करार को प्रत्येक राजनीतिक कदम के लिए पूर्व शर्त के रूप में बताया जा रहा है। 1935 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व तो नहीं था, लेकिन सिखों के लिए, यूरोपीय लोगों के लिए, ईसाइयों के लिए और एंग्लो इंडियन के लोगों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व था। इसके कारण राष्ट्रीय एकता के निर्माण में गंभीर बाधाएं उपस्थित हुईं। वे कौन से कारण थे जो मतलब आगे के आंदोलनों को प्रभावित किए? तो ये भैया यही सब कारण थे, है ना। ये सब जो मतलब नियम अधिनियम आ रहे हैं ना, भारत शासन अधिनियम 1935 1919, सब यही सब जो है आंदोलनों के आगे आने वाले कारणों मतलब आने वाले कारण बनेंगे, ठीक है। मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए विभाजन हो जाने के बाद भी भावी संविधान के निर्माता इस कठिनाई को पार नहीं कर सके। 1935 के अधिनियम द्वारा जिस प्रणाली की व्यवस्था की गई थी उसके प्रमुख लक्ष्य क्या क्या है? तो 1935 वाला आइए देख लेते हैं कि 1935 में क्या क्या चीज़ें लाई गई थी। तो 1935 का शासन क्या था? परिसंघ और प्रांतीय स्वायत्तता। इसके पहले कि भारत शासन अधिनियम में भारत सरकार एक थी, किंतु 1935 के अधिनियम में परिसंघ की स्थापना की गई, जिसमें इकाइयाँ थीं यानी कि यूनिटीज़ थीं, प्रांत और देशी रियासतें। देशी रियासतों के लिए परिसंघ में सम्मिलित होने का विकल्प था। देशी रियासतों के शासकों ने अपनी सहमति नहीं दी थी, इसलिए 1935 के अधिनियम में जिस परिसंघ की व्यवस्था की थी वह कभी नहीं बन सका। हालांकि इसमें जो है विकेंद्रीकृत की बात हम समझ सकते हैं, मतलब की जाने की कोशिश की गई, लेकिन यह बन नहीं सका। यदि परिसंघ से संबंधित भाग निष्प्रभावी रहे, फिर भी प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित भाग को भारत के लिए अप्रैल 1937 में प्रभावी किया गया था। इस अधिनियम ने विधायी शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल के बीच विभाजित किया था। यानी कि 1935 का अधिनियम जो आया वह किन दो भागों में बांटा? प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल में बांटा। प्रांत अपने परिवेश में केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि प्रशासन की स्वतंत्र इकाइयों के रूप में कार्य करते थे। इस सीमा के भीतर भारत सरकार प्रांतीय सरकारों के परिप्रेक्ष्य में परिसंघ की भूमिका निभाने लगी। यद्यपि देशी रियासतों के न आने के कारण परिसंघ की स्कीम पूरी ना हो सकी। क्या? देशी रियासतों के आने पर यह स्कीम यानी कि परिसंघ वाली व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई। गवर्नर सम्राट की ओर से प्रांत की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता था, वह गवर्नर जनरल के अधीन नहीं था। गवर्नर से यह अपेक्षा थी कि वह मंत्रियों की सलाह से काम करेगा और मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। जो मंत्री होंगे वह विधानमंडल के उत्तरदायी होंगे। किंतु प्रांतीय स्वतंत्रता के प्रारंभ किए जाने पर भी 1935 के अधिनियम में केंद्रीकृत सरकार का एक विशेष क्षेत्र प्रांतों पर नियंत्रण बना रहा। कुछ विषयों में गवर्नर से स्वविवेकानुसार या अपने स्वयं के विवेकानुसार कार्य करने की अपेक्षा थी। यानी कि गवर्नर जनरल अपने विवेक का अभी भी जो है यूज कर सकता था।
अभी साथ ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, पूरी तरह से संप्रभुता नहीं दिया जा रहा है शासन प्रशासन में भारतीयों को। ऐसे विषयों में गवर्नर मंत्रिमंडल की सलाह के बिना कार्य करता था। ऐसे कार्य गवर्नर जनरल के और उसके माध्यम से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नियंत्रण और निर्देश से होते थे। यानी कि अभी भी क्या हो रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल की प्रभुसत्ता स्थापित हुई है, यानी बनी हुई। अगला क्या है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कार्यपालिका शक्ति सम्राट के निमित्त गवर्नर जनरल निहित थी, जिसके कृत्यों को 2 समूहों में बांटा जाता था। यानी कि जो शासन होता था वो द्वैध शासन 2 समूहों में बांटा गया था, पहला और दूसरा। प्रतिरक्षा, विदेश कार्य, खर्चा संबंधी कार्य और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर जनरल देखता था। यानी कि प्रतिरक्षा यानी डिफेंस सेक्टर हो गया, विदेश हो गया यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप आप कह सकते हैं, संबंधी कार्य और जनजाति, इन सब का जो काम करने वाला था वो कौन था, गवर्नर जनरल था। तो ये अपने और अपनी परिस्थितियों के अनुसार ये कर लेता था, अपने विवेकानुसार। ये परामर्शदाता विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा क्या था, ऊपर आरक्षित विषयों से भिन्न विषयों के बारे में गवर्नर जनरल को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना था। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी था, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था, ये ध्यान रखना है। किंतु इस क्षेत्र में भी यदि उसका विशेष उत्तरदायित्व निहित होता था तो वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के विरुद्ध कार्य कर सकता था। विशेष उत्तरदायित्व के संबंध में वह गवर्नर जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नियंत्रण और विदेश और निर्देश के अधीन कार्य करता था। सीधे सा कहने का मतलब है कि जो गवर्नर जनरल होता था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, यही प्रमुख रूप से अभी भी जनभागीदारी मतलब बना रहे थे, है ना, अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे। 1935 के अधिनियम के अधीन ना तो परामर्शदाता नियुक्त किए गए और ना ही विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद। गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 1919 के अधिनियम द्वारा उपबंधित पुरानी कार्यकारी पद्धति भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक गवर्नर जनरल को सलाह देती रही। यानी कि जो पुरानी कार्यकारी परिषद होती थी वही क्या करने लगी, 1947 तक गवर्नर जनरल को सलाह देती थी। विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन होते थे, परिसंघ विधानसभा और राज्य परिषद से मिलकर बनते थे। परिसंघ किससे मिलकर बनते थे, विधानसभा, परिसंघ विधानसभा और राज्य परिषद से मिलकर बनते थे, ध्यान रखिएगा। यानी कि विधानमंडल की बात हो रही है, ठीक है, आज का विधानमंडल। 6 प्रांतों में विधानमंडल द्विसदनीय थे, वही यानी कि विधानमंडल क्या होते थे, द्विसदनीय होते थे, जो विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनते थे। शेष प्रांतों में विधानमंडल में 1 सदन था। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों की शक्तियाँ कुछ मर्यादाओं के अधीन थी, या नहीं कहा जा सकता था कि इनमें प्रभुत्व संपन्न विधानमंडलों के लक्षण विद्यमान थे। वही मैं बात कर रहा हूँ ना, प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल नहीं होते थे, यानी कि संप्रभु अभी नहीं बनाया गया था इन लोगों को, है ना। डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली जो है गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ही योगदान होता था। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो केंद्रीय विधानमंडल में निम्नलिखित परिसीमाएँ थी। जो केंद्रीय विधानमंडल होता था उसकी कुछ परिसीमाएँ, कुछ निर्धारित जो है शक्तियाँ दी गई थी। कौन कैसी शक्तियाँ दी गई थी भैया, तो ये दी गई थी, पहला है केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को गवर्नर जनरल तो वीटो कर ही सकता था, सम्राट को भी उस पर वीटो करने का अधिकार था। यानी कि पहले की तरह जो 1919 आ जाता है उसके पहले की जो व्यवस्थाएं थी वो सब अभी मतलब चल ही रही थी। यानी कि अभी सम्राट का हस्तक्षेप बना हुआ है, गवर्नर जनरल का हस्तक्षेप बना हुआ है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का हस्तक्षेप बना हुआ है। ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, यदि गवर्नर जनरल का यह समाधान हो जाता था कि किसी विधेयक का प्रभाव उसके विशेष उत्तरदायित्व के निर्वहन पर पड़ेगा तो वह विधानमंडल में उस विधेयक के बारे में विचार विमर्श को रोक सकता था और उसे संबंधित कार्रवाइयों को निलंबित कर सकता था। देख रहे हैं ना, मतलब गजब का भाई साहब वो चीज़ें चल रही थी क्या, मतलब संप्रभुता का हनन। गवर्नर जनरल को विधानमंडल की सत्रावसान की अवधि, सत्रावसान मतलब 17 को मतलब हटा देना, खत्म कर देना, है ना। सत्रावसान की अवधि के दौरान अध्यादेश पारित करने की शक्ति होती थी। उसे विधानमंडलों के समवर्ती विधान बनाने की स्वतंत्र शक्ति मिली हुई थी। यानी कि विधानमंडल एक तरफ, गवर्नर जनरल एक तरफ। गवर्नर जनरल को अपने विशेष उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए किसी भी समय अस्थायी अध्यादेश और अस्थायी अधिनियम बनाने की शक्ति थी। सर्वे सर्वा कौन, गवर्नर जनरल। अगला है, गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी के बिना कुछ विषयों की बाबत कोई विधेयक या संशोधन विधानमंडल में विचारात प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो भैया तुम दे क्यों रहे हो बेफालतू का वजह का मतलब जो है विधानमंडल और विधान परिषद जैसी इन चीज़ों को हम मतलब क्यों दे रहे हो, क्यों बता रहे हो चीज़ों को बेवजह, मतलब बस केवल एक मतलब हाथी के दांत कुछ और दिखाने खाने की कुछ वही वाली बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो समझ सकते हैं आप मतलब अंग्रेज कैसे क्या थे। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरणार्थ, यदि विधेयक या संशोधन ब्रिटिश पार्लियामेंट के भारत पर विस्तारित किसी विधि या गवर्नर जनरल या गवर्नर के किसी अधिनियम का निरसन या संशोधन करने के लिए था तो उसके विरुद्ध था। यह
या वह ऐसे विषयों को प्रभावित करता था जिनकी बाबत गवर्नर जनरल को विश्व के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा थी। इस प्रकार के बंधन प्रांतीय विधानमंडल पर भी लगाए गए थे। इस अधिनियम के अधीन निकाले गए अनुदेश विलेख में यह अपेक्षा की गई थी कि बहुत से विषयों से संबंधित विधेयक जैसे उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाले या अस्थायी व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विधेयक जब गवर्नर जनरल या गवर्नर की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे तो वे यथास्थिति सम्राट या गवर्नर जनरल के विचार के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। केंद्र और प्रांतों के बीच अगला क्या है, मतलब अगला कौन सा नियम कायदा कानून बनाया गया था? केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण यद्यपि देशी रियासतें परिसंघ में सम्मिलित नहीं हुई, फिर भी भारत शासन अधिनियम 1935 के परिसंघ संघीय उपबंध केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच वस्तुतः लागू किए गए थे। केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन पाठकों के लिए विशेष रुचि रखता है, क्योंकि संविधान में संघ और राज्यों के बीच विभाजन अधिकतर इसी आधार पर है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन केंद्र द्वारा प्रांतों को प्रत्यायोजित शक्तियाँ मात्र नहीं थी, जैसा पहले बताया जा चुका है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया और नीचे उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए भी किसी विधानमंडल के दूसरे शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम में 3 प्रकार का विभाजन किया गया था। कौन से 3 प्रकार का विभाजन किया गया था? एक परिसंघ सूची थी, जिस पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति। अब देखिए अनुसूची में जो मतलब विषयों का वो बंटवारा किया गया है वो कहाँ से आ रहा है, ये आप समझ सकते हैं। इस सूची में विदेश कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना ये वाले सब विषय शामिल हुआ करते थे। विषयों की एक अन्य प्रांतीय सूची होती थी जिस पर प्रांतीय विधानमंडल, है ना, जिसे राज्य सूची कह सकते हैं आप, है ना। प्रांतीय सूची का मतलब राज्य सूची प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता से जुड़ी होती थी। उदाहरण के लिए पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा, ये सब चीज़ें कहाँ पर होती थी? राज्य सूची में होती थी या प्रांत सूची में होती थी। अगला क्या होता था? समूहती सूची होती थी, जिसमें परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल मिलकर दोनों कानून बना सकते थे। उदाहरण के लिए दंड, विधि प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, मध्यस्थम, ये सारी चीज़ें जो है समूहती सूची में होती थी। ठीक है, आगे क्या है? गवर्नर जनरल आपात की घोषणा कर सकता था, यानी कि गवर्नर जनरल क्या होता था? पूरा का पूरा गवर्नर होता था, है ना। गवर्नर जनरल ही क्या बना? राज्यपाल बना आगे जगह। ठीक है, मतलब हमारे संविधान की बात हो रही है, मतलब राज्यपाल बनाया गया। तो आपात की घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची में प्रगणित विषयों की बाबत विधान बनाने की शक्ति थी। परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विषयों की बाबत उस दिशा में भी विधान की रचना कर सकता था जब 2 या 2 से अधिक विधानमंडल अपने सामान्य हित में ऐसा किए जाने की इच्छा प्रकट करते थे। ठीक है, समवर्ती क्षेत्र में विरोध की दशा में परिसंघ विधि विरोध की सीमा तक प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी, किंतु यदि प्रांतीय विधि को गवर्नर जनरल के विचार के लिए आरक्षित किया गया था और गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति दे दी थी तो प्रांतीय विधि विरोध के होते हुए भी अभिभावी होता था। तो ये सब एक कहानी की तरह है, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, मतलब मैं पढ़ ही दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। इस अधिनियम में अवशिष्ट यानी कि जो बची हुई शक्ति का आवंटन अद्वितीय था, यानी जैसे अब आज की जो बची हुई शक्तियाँ होती हैं वो किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताया जा रहा है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती थी या अवशिष्ट जो विषय होते थे, जो बचे हुए विषय होते थे, उनके बारे में बात की जा रही है ना। वह उसका आवंटन क्या था? अद्वितीय था। क्या था? अद्वितीय था। कैसे था? वरना तो केंद्रीय विधानमंडल में निहित था, ना प्रांतीय विधानमंडल में निहित था, यानी कि भैया ना केंद्र ना मतलब क्या कह सकते हैं उसको, ना विधान सभा ना विधान परिषद। वह किसके पास जाएगा? वह जाएगा गवर्नर जनरल के पास जाएगा। जैसे कि आज क्या है, आज के संदर्भ में अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं भैया जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वह ना ही राज्य सरकार के पास होती हैं, मतलब वो सॉरी आज की जो मतलब समवर्ती सूची होती सॉरी जो अवशिष्ट सूची होती है उस पर जो है जो मतलब राज्य सरकार है वह कानून नहीं बना सकती। उसको मतलब ना ही केंद्र सूची में रखा गया है और ना ही राज्य सूची में रखा गया है, यानी जिन विषयों को ना तो राज्य सूची में रखा गया है और ना ही केंद्र सूची में रखा गया है, उन विषयों पर भी बनाने का अधिकार जो होगा वह केंद्र के पास होगा। तो आज के समय में केंद्र के पास है, तो उस समय का केंद्र कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती थी या अवशिष्ट जो विषय होते थे वह गवर्नर जनरल के पास दिया गया था। ठीक है, और परिसंघ या प्रांतीय विधानमंडल को किसी भी विषय की बाबत विधि अधिनियमित करने के लिए प्राधिकृत करे जो विधायी सूची में सम्मिलित नहीं थे। यानी कि वही बात हो रही है भाई, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती थी या अवशिष्ट जो विषय होते थे वह गवर्नर जनरल के पास होती थी। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य वाली बात है कि भाई संविधान आयोग ने 1929 में जो डोमिनियन
स्थिति देने का वचन दिया था वह भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा नहीं दिया गया, प्रदत्त नहीं किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा लाए गए परिवर्तन। तो क्या क्या परिवर्तन? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अधिनियम जिन परिस्थितियों का परिणाम स्वरूप हुआ उन्हें इसके बाद के अध्याय में स्पष्ट किया जाएगा। इसके बाद के अध्याय मतलब दूसरे वाले अध्याय में, यानी नेक्स्ट चैप्टर में। किंतु संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाए जाने के पहले तक इस अधिनियम से शासन की संरचना में जो परिवर्तन किए गए उन्हें वर्तमान संदर्भ में बताना उचित होगा, जिससे कि संविधान की भूमिका का सही और विस्तृत ज्ञान हो सके। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसरण में भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत और पाकिस्तान में अनुकूलन आदेशों द्वारा संशोधन किया गया, जिससे दोनों डोमेनियनों में संविधान सभा द्वारा भावी संविधान का निर्माण पूरा हो जाने तक अंतरिम संविधान की व्यवस्था हो सके। इन अनुकूलनों के निम्नलिखित मुख्य परिणाम थे। कौन कौन से परिणाम थे? पहला है ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रभुता और उत्तरदायित्व का उत्साधन। जैसा पहले बताया गया है, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सम्राट को अंतरित कर दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत की प्रत्यक्ष संरक्षक बन गई और भारत के प्रशासन के लिए भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद का सृजन किया गया। भारत के मामलों के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, जैसा कि पहले होता था। या नियंत्रण धीरे धीरे शिथिल होता गया, यानी ढीला होता गया। फिर भी भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सीधे नियंत्रण के अधीन बने रहे। यानी कि जो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जो परिषद होती थी, वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति उत्तरदायी होती थी, और यह बात 1947 तक बनी रही। ठीक है। संविधान के सिद्धांत रूप में भारत सरकार हिज मैजेस्टी की सरकार के अधीनस्थ सरकार थी। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने इस संवैधानिक स्थिति में आमूल परिवर्तन कर दिया। उसने यह घोषित किया कि 15 अगस्त 1947 यानी कि जिसे नियत दिन कहा गया, भारत अधीनस्थ राज्य नहीं रहा और देशी रियासतों पर ब्रिटिश सम्राट की प्रभुता तथा जनजातीय क्षेत्रों से उनके संधि संबंध उसी दिन समाप्त हो गए। ब्रिटिश सरकार और पार्लियामेंट का भारत के प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व समाप्त हो जाने के कारण भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भी समाप्त कर दिया गया। किसके तहत? 1947 अधिनियम के तहत, यानी भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत। अगला क्या है? सम्राट प्राधिकार का स्रोत नहीं रहा, यानी कि जो सम्राट होता था वह प्राधिकार का स्रोत अब नहीं रहा। जब तक भारत ब्रिटिश सम्राट का अधीनस्थ राज्य था तब तक भारत का शासन हिज मैजेस्टी के नाम से चलाया जाता था। हिज ऑफ मैजेस्टी या हिज मैजेस्टी के नाम से भारत का शासन चलाया जाता था। 1935 के अधिनियम के अधीन परिसंघ स्कीम बनने के कारण सम्राट को और भी प्रमुखता मिली। परिसंघ की सभी इकाइयाँ प्रांत और केंद्र अपना प्राधिकार सीधे सम्राट से प्राप्त करते थे। किंतु स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। हम अभी शायद बोले थे भारत शासन अधिनियम 1947, हाँ वैसे भी कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। तो 1947 के दिन भारत और पाकिस्तान के डोमेनियनों में कोई भी ब्रिटिश द्वीप समूह से प्राधिकार नहीं लेते थे। यानी जो 1947 का अधिनियम था, इसके तहत चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो, कोई भी ब्रिटिश द्वीप समूह से यानी ब्रिटिशरों से क्या होते थे? प्राधिकार नहीं लेते थे। गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों का संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। दोनों डोमेनियनों के गवर्नर जनरल दोनों नई डोमेनियनों के संवैधानिक अध्यक्ष हो गए थे। जो गवर्नर जनरल होते थे क्या हो गए थे? संवैधानिक अध्यक्ष हो गए थे। या डोमेनियन स्थिति की अवश्यंभावी परिणति थी, यानी कि ये होना तय था। यह परिस्थिति भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा नहीं दी गई थी, किंतु भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है। स्वतंत्रता अधिनियम के अधीन किए गए अनुकूलनों के अनुसार 1919 के अधिनियम के अधीन बनाई गई कार्यकारी परिषद या 1935 के अधिनियम में उपबंधित परामर्श ज़्यादा समाप्त हो गए थे। गवर्नर जनरल प्रांतीय गवर्नर परिषद की सलाह पर कार्य करने लगे। मंत्रिपरिषद को डोमेनियन विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल का विश्वास होना आवश्यक था। भारत शासन अधिनियम 1935 से स्वविवेकानुसार अपने विवेकानुसार कार्य करते हुए और अपने स्वयं के विवेक से शब्द जहाँ आते थे वहाँ से निकाल दिए गए। यानी जो विवेकानुसार वाली बात की गई थी गवर्नर जनरल के लिए, वह चीज़ वहाँ से निकाल दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसमें संवैधानिक अध्यक्ष मंत्रियों की सलाह के बिना या उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर सके। इसी प्रकार गवर्नर जनरल की उस शक्ति का भी विलोप कर दिया गया जिसके अनुसार वह गवर्नरों से यह अपेक्षा कर सकता था कि उसके अभिकर्ता के रूप में कार्य करें। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के विधान बनाने की साधारण शक्तियाँ भी नष्ट कर दी गई। यानी कि अब इसके तहत सारी की सारी चीज़ें समाप्त कर दी जा रही हैं। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। वे अब विधानमंडल की प्रतियोगिता में अधिनियम नहीं पारित कर सकते थे। कौन? गवर्नर जनरल।
और ना ही सामान्य विधायी प्रयोजनों के लिए उद्घोषणाएं कर सकते थे, अध्यादेश निकाल सकते थे। उनकी प्रमाणित करने की शक्ति भी समाप्त कर दी गई। प्रांतीय संविधान को निलंबित करने की गवर्नर की शक्ति भी ले ली गई। सम्राट का वीटो अधिकार चला गया। अब गवर्नर जनरल किसी विधेयक को सम्राट की अनुमति के लिए आरक्षित नहीं कर सकता था। ये सब किसके लिए किया जा रहा है, मतलब किस तहत किया जा रहा है, तो 1947 के तहत किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्या है, डोमिनियन विधानमंडल की प्रभुसत्ता 4/18/1947 को भारत का केंद्रीय विधानमंडल जो विधानसभा और राज्य परिषद से मिलकर बना था विघटित हो गया। केंद्रीय विधानमंडल जो विधानसभा यानी ध्यान देखिए यहाँ पर, यानी कि जो आज का विधानमंडल होता है, यानी जैसे संसद है वैसे विधानमंडल होता है, तो जो विधानमंडल होता था विधानसभा और राज्य परिषद से या जो है विधान परिषद से मिलकर बना होता था, उसको विघटित कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत, 1947 के अधिनियम के तहत, ठीक है। नियत दिन से और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधानों की रचना न करने और उनके अधीन नए विधान मंडल गठित न हो जाए तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। दूसरे शब्दों में दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाओं को जब तक कि वह स्वयं अन्यथा इच्छा प्रकट न करें दोहरा काम करना था, संवैधानिक और विधायी, यानी कि संविधान सभा को संवैधानिक जो है क्रियाकलाप भी करना था और प्लस विधायी कार्य भी करना था, यानी प्रशासन भी चलाना होता, शासन प्रशासन भी होता था और प्लस संविधान को बनाना भी होता था, उस पर विचार विमर्श भी करना होता था। डोमिनियन विधानमंडल की प्रभुसत्ता मतलब प्रभुता संपूर्ण थी और किसी भी मामले में विधान बनाने के लिए अब गवर्नर जनरल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी तथा ब्रिटिश साम्राज्य की किसी भी विधि के उल्लंघन के कारण कोई विरोध भी नहीं हो सकता था। तो ये सारी बातें की जा रही थी 1947 के अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर चीज़ें हमारी होती हैं समाप्त, यानी कि पहला चैप्टर डी बसु का होता है समाप्त। यही चीज़ अगर आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे बहुत डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं ना, तो उतना ज़्यादा हमें तो हमारे हिसाब से नहीं जाना चाहिए भैया। मतलब सबका अलग अलग, हर राइटर देखिए सोचने लिखने पढ़ने समझने का अलग अलग तरीका होता है। तो ये था डॉक्टर डी बसु जी का किताब या बुक्स, उनके विचार और उनकी बातें जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। और आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।